अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ये किया था कि हमने ये देखा था कि सर्वर इंस्टॉलेशन देखी थी, वीएम क्रिएशन देखी थी, और उसके बाद हमने एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल किया था। रोल्स के हवाले से हम कुछ डिस्कशन चल रही थी कि रोल्स बेसिकली क्या होते हैं, क्या करते हैं। देखिए, रोल्स का ताल्लुक आपके फंक्शंस के साथ होता है। मसलन जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, अकॉर्डिंगली आपको सर्वर के ऊपर वो रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मसलन अगर आप अपने सर्वर को डीएसीपी सर्वर बनाना चाह रहे हैं तो आपको डीएसीपी सर्वर का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप अपने सर्वर को वेब सर्वर बनाना चाह रहे हैं तो आपको आईईएस का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो रोल्स होते हैं सिस्टम के अंदर पड़े होते हैं। हाँ हाँ, आपको कल दिखाए तो थे 20 रोल जो हैं, सर्वर 2012 के 20 रोल्स हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने वेब सर्वर बनाना है तो आईईएस का रोल इंस्टॉल करेंगे। अब अगर आपने डोमेन बनानी है, अपने सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर से यहाँ से हमने वो रोल इंस्टॉल किया था। ये आपके रोल पड़े होते हैं यहाँ पे बेसिकली दिस वन। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अभी ये क्या शो कर रहा है, इंस्टॉल्ड। तो आप यहाँ से रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। देखें, आप रोल यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जीयूआई से भी, और पावर शेल से भी आप रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। पावर शेल का है आइडिया? जैसे सीएमडी होता है उसमें भी उसी तरह से कमांड्स चलती हैं, लेकिन सीएमडी से पावर शेल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सीएमडी के अंदर आपकी वो जिस तरह से वहाँ पे कमांड्स की कन्वेंशंस हैं, पावर शेल के अंदर उस तरह से नहीं है। पावर शेल के अंदर बेसिकली आपकी जो कमांड्स हैं वो दो चीज़ों का मजमूआ होता है। मसलन थोड़ा सा पावर शेल का इंट्रोडक्शन दे के फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। पावर शेल के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन। ये ना कि सारी इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी है तो इंग्लिश नहीं पढ़ाने लगा। बेसिकली पावर शेल के अंदर दो चीज़ें, ये इसकी कमांड जो है ना, समझने के लिए, इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए पावर शेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ब और दूसरा होता है नाउन। वर्ब आपके एक्शन को जाहिर करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और नाउन वर्ब आपका एक्शन होगा। मसलन गेट, शो, इंस्टॉल, मूव, ये सारे क्या हैं, आपके एक्शन हैं। और वर्ब जो आप करना चाह रहे हैं। मसलन मैं अगर कहता हूँ मेरे पास वर्ब है इंस्टॉल हाइफन, क्या इंस्टॉल करना है जी, विंडोज़ फीचर। विंडो फीचर कौन सा, विंडो फीचर कौन सा, जो भी आप लेट्स सपोज उसका आगे लिख दें हाइफन नेम। कौन सा करना है जी, लेट्स सपोज मैंने जी डीएससीपी का करना है, मैंने डीएससीपी का रोल इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से आप ये इंस्टॉल आपका वर्ब आ गया और ये आपका नाउन आ गया, विंडोज़ फीचर। इंस्टॉल विंडोज़ फीचर, आगे कौन सा, जो भी आप, डिफरेंट है ना, तो आप कह देते हैं जी कि जिसका नाम है डीएससीपी। मसलन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा पावर शेल ओपन हो गया। अगर यहाँ से नहीं मिले, वैसे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप विंडोज़ में आ जाएं और यहाँ पे लिखें पावर, ये भी आपके सामने यहाँ पे भी है, और सर्च में भी आप पावर लिखेंगे तो फिर भी आपका पावर शेल ओपन हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास मेरा पावर शेल। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अगर लिखता हूँ इंस्टॉल, अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ, चलना टैब मिसिंग कर रहा है यार, सिस्टम पता नहीं क्यों स्लो है थोड़ा सा। यहाँ पे बीच में स्पेस दिया हुआ था। इंस्टॉल विंडोज़ फीचर, कौन सा फीचर जी, लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डीएससीपी। मैंने लिखा इंस्टॉल विंडोज़ फीचर डीएससीपी। तो मैं जब भी कोई फीचर इंस्टॉल करता हूँ ना, आप जब भी सर्वर के ऊपर कोई फीचर इंस्टॉल करते हैं, तो जैसे वो फीचर इंस्टॉल हो जाता है ना, तो फीचर की इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे टूल्स में वो अवेलेबल हो जाता है। जैसा कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने पावर शेल के अंदर लिखा है इंस्टॉल विंडोज़ फीचर, कौन सा, डीएससीपी, मैं एंटर करता हूँ,
नहीं चली कमांड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम DSCP। आई थिंक सो ये है तो एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन है। इंस्टॉल विंडोज फीचर DSCP। वाह, ये कह रहा है इंस्टॉल विंडोज फीचर यू डू नॉट हैव एटिकेट यूज़र। अच्छा जी, मैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं हूँ। नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं हूँ इस वक्त, यूज़र से लॉगिन हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटर से साइन इन होता हूँ, या पावर शेल को ही मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन इट्स बेस्ट कि आप लॉगिन ही एडमिनिस्ट्रेटर से हो। पावर शेल को ओपन करता हूँ जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टॉल विंडोज़ फीचर, कौन सा जी? DSCP। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए, मैंने पावर शेल के थ्रू DSCP को इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसे 100% होने दें। इसके ऊपर DSCP इंस्टॉल हो गया। सक्सेस ट्रू, रीस्टार्ट नीडिड नाउ, यानी कि होता है कि आपने कोई रोल इंस्टॉल किया तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो DSCP की इंस्टॉलेशन में आपको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे टूल्स में आता हूँ ना, तो देखिए मुझे यहाँ पे कहीं पे भी DSCP नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इस सर्वर के ऊपर DSCP का रोल इंस्टॉल किया है, लेकिन उसका मैनेजमेंट टूल नहीं इंस्टॉल किया कि मैं GUI से उसे कन्फिगर कर सकूं। अब मैं इसे CLI से तो कन्फिगर कर सकता हूं, पावर शेल के अंदर से तो मैं इसे कन्फिगर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने साथ में इसका मैनेजमेंट टूल भी इंस्टॉल करना है, तो मैं पावर शेल में आता हूं, मैं अप एरो करता हूं और मैं कहता हूं जी आप जी विंडोज़ का फीचर इंस्टॉल करो जिसका नाम है, नेम है DSCP, और साथ में इंक्लूड करो मैनेजमेंट टूल्स, साथ में मैनेजमेंट टूल्स इंक्लूड करो। मैं एंटर करता हूं। पहले इंस्टॉल हुआ था जब वो तो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना टूल्स के अंदर, तो ये DSCP मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर मैंने DSCP वैसे GUI से इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर में आऊँगा, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, ये DSCP अभी क्या है, इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आप जो काम GUI से कर सकते हैं वही काम आप पावर शेल से भी कर सकते हैं। पावर शेल से वही काम कमांड्स के थ्रू होगा। ठीक है, GUI में आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर होती है बात? तो आपकी जो पावर शेल है वो बेसिकली बनता है वर्ब और नाउन के कलेक्टिवली, उसके मजमूए से। जो पावर शेल के CMD लेट्स हैं इन्हें कहते हैं कमांड लेट्स, पावर शेल कमांड लेट्स, जो वर्ब और नाउन के मिलने से बनते हैं। देखिए, पावर शेल के थ्रू आप बेसिकली बहुत सारे कम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद द कलेक्शन ऑफ CMD लेट्स, यानी कि मल्टीपल कमांड्स को मिला के आप एक लंबी चौड़ी कमांड बना लेते हैं, और वो सारे काम एक ही कमांड से हो जाते हैं। वो सारे के सारे काम एक ही कमांड से हो जाते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे देखना है कि मेरी पावर शेल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स मैं रन कर सकता हूँ, कौन कौन सी कमांड्स रन कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी गेट कमांड। गेट मेरा एक्शन है कि मैं गेट करो क्या कमांड्स, मैं एंटर करता हूँ। ये वो कमांड्स हैं जो आप पावर शेल के अंदर रन कर सकते हैं।
क्लियर होती है बात? ये वो सारी कमांड्स हैं जो आप पावर शेल के अंदर रन कर सकते हैं। और दूसरा माइट बी पॉसिबल ये सारी ना हो सकता है कि कोई नई अपडेट आ गई हो, कोई और नई अपडेट आ गई हो। तो अगर आपने अपने पावर शेल को अपडेट करना है ना, तो पावर शेल को अपडेट करने का तरीकाकार होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे अपडेट -हेल्प। ठीक है, आपका अगर ये सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ये इंटरनेट पे जाएगा और नई सारी कमांड्स ले आएगा फेच करके। क्लियर होती है बात? इसी तरह अगर आप चाहते हैं ना, लेट्स सपोज आप पावर शेल पे काम कर रहे थे, आप पावर शेल पे काम कर रहे हैं और आपने साथ साथ सब कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि मैंने कौन सी कमांड दी, उस कमांड से क्या हुआ, एरर आया या नहीं आया। अगर आप सारी वो साथ साथ कमांड्स को देखना चाह रहे हैं कि किस कमांड का क्या एक्शन हुआ था, आप वो भी कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे लिखेंगे start-transcript। अब इसने ट्रांसक्रिप्ट बनाना शुरू कर दिया। वो नीचे देखें क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रांसक्रिप्ट स्टार्टेड, कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट हो गई है। उसकी जो आउटपुट फाइल है वो सी के अंदर, यूजर्स के फोल्डर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट के अंदर PowerShell_transcript की ये वाली फाइल बनेगी। उस फाइल के अंदर जाके आप अपना सारा काम देख सकते हैं। क्लियर होती है बात? मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ इंस्टॉल विंडोज़ फीचर, कौन सा, मैं कहता हूँ RSAT ADDS इंस्टॉल। ये ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल्ड है इस पर। ठीक है, अब अगर मैंने जाके देखना है ना कि मैंने ये क्या किया था और उसका रिजल्ट क्या आया था, तो मैं उस फाइल में जाके देख सकता हूँ। एग्जिट लिख के एंटर करेंगे तो आपका पावर शेल बंद हो जाएगा। तो उसका कहाँ पे पाथ था जी? यूज़र के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। डबल क्लिक करें ये है जी, वो कह रहा है जी कि आपका ये रिजल्ट आया, आपने ये कमांड दी थी इंस्टॉल विंडोज़ फीचर और उसका रिजल्ट ये पड़ा हुआ। मज़े की चीज़ है ना। आप जो जो काम करते हैं आप साथ साथ उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मैंने पावर शेल बंद कर दिया था, आपने पावर शेल बंद करने से पहले एक और काम करना है, जो ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट की थी उसे स्टॉप भी करना है। अभी खैर वो पावर शेल के बंद होने से स्टॉप हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये जो फीचर है ना इसकी ट्रांसक्रिप्ट का, इसका एक और बड़ा फ़ायदा है। मसलन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी पावर शेल के अंदर सारी कितनी कमांड्स हैं, मैं सारी की सारी कमांड्स एक फाइल के अंदर देखना चाह रहा हूँ, तो वो भी देख सकते हैं आप। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्टार्ट के स्पेलिंग गलत है, इसमें आपको थोड़ा सा स्पेलिंग कॉन्शियस होना पड़ेगा। मैंने ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट की, अब मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ गेट कमांड। इससे क्या होगा, वो सारी कमांड्स यहाँ पे आएंगी और वो सारी की सारी रीड हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। और मैं कहता हूँ ये नई अपडेट्स आएंगी तो बढ़ जाएंगी, गिन के देख लेते हैं। स्टॉप ट्रांसक्रिप्ट को स्टॉप किया और एग्जिट देख लेते हैं। अभी फाइल के अंदर आ गई है, अभी हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है, इसके अंदर सारी कमांड लिखी हैं। अब इसमें आपके डिफरेंट एलियस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, CMD लेट्स होती हैं। तो इन सब के कलेक्टिवली, इन सब को मिला के भी आप अपना काम ले सकते हैं। क्लियर होती है बात? इन सब को मिला के एक लंबी कमांड बना के आप उसे अपने कम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी वो जितनी भी कमांड्स हैं उन सारी कमांड्स का कलेक्शन आ गया होगा। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। सॉरी जी। अच्छा, तो आप यहाँ से इन कमांड्स को इन CMD लेट्स का, फंक्शंस का
एलियस का एक कलेक्शन बना के भी आप अपना एक कम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पे वापस पावर शेल में आता हूँ और पावर शेल के अंदर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट हाइफन एलियस। एलियस से क्या मुराद है? मसलन यहाँ पे एक कमांड है मेरे पास स्टार्ट जॉब, ये कमांड है स्टार्ट जॉब। अगर मैं स्टार्ट जॉब की जगह लिख देता हूँ SAJB तो अल्टीमेटली कमांड यही रन होगी, क्योंकि ये उसका शॉर्टकट है। एलियस का आप कह लेंगे ये उसका शॉर्टकट है। तो आप एलियस भी यूज कर सकते हैं अपने काम, और आप खुद से अपने एलियस भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी के एलियस भी बना सकते हैं। इसमें जो सबसे मजे की चीज है, आप इसके अंदर अपनी मर्जी के एलियस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पावर शेल का ओवरव्यू था। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कल हमने इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल किया था। वो बेसिकली रोल हमने इसलिए इंस्टॉल किया था ताकि हम इसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर बना सकें, इसको हम अपना डोमेन कंट्रोलर बना सकें। तो अगर हमने इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना हो किसी भी सर्वर को, तो आप 2008-2003 के अंदर पहले क्या करते थे, आप CMD में आते थे और CMD में आके कमांड रन करते थे DC प्रोमो। CMD में आके कमांड रन करते थे DC प्रोमो और आगे विजिट चल पड़ता था। लेकिन सर्वर 2012 के अंदर अगर आप यही कमांड रन करें ना, तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये एरर नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है? कह रहा है द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजिट इज रीलोकेटेड इन सर्वर मैनेजर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी दिस लिंक। ठीक है, अगर आपने मजीद इसके बारे में पढ़ना है, जानना चाह रहे हैं, तो इस लिंक पे चले जाएं। अदरवाइज वो ये कह रहा है कि अब यहाँ पे DC प्रोमो नहीं चलती है, DC प्रोमो के विजिट को रीलोकेट कर दिया गया है। कहाँ पे? सर्वर मैनेजर के अंदर। और सर्वर मैनेजर के अंदर कहाँ पे रीलोकेट किया गया? ये नोटिफिकेशन पेन के अंदर। मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पेन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें DHCP की इंस्टॉलेशन हमने की हुई है ना, उसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ। ये हमने इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। अच्छा चले, खैर नहीं बंद हो रहा। तो यहाँ पे ये हमने जो इंस्टॉलेशन की थी, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एट SYS1। वो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड क्या है कि आप उस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करो। तो मैं करता हूँ जी प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास वही विजिट आ जाएगा जो DC प्रोमो से आता था। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे देखें जी, इस विजिट के अंदर 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है? पहली ऑप्शन कह रही है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, कि ऑलरेडी एक डोमेन है उसके अंदर डोमेन कंट्रोलर लगाना है। तो क्या हमारे पास कोई डोमेन है? नहीं है। दूसरी ऑप्शन है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, कि एक नई डोमेन ऐड करनी है एक फॉरेस्ट के अंदर। तो हमारे पास फॉरेस्ट भी नहीं है, हमारा तो पहला सर्वर है। तो तीसरी ऑप्शन है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। तो मैं क्लिक करूंगा ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे। जैसे मैं ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करता हूं, तो ये मुझे कह रहा है रूट डोमेन नेम क्या है। ये जो वर्ड है ना रूट, इसको माइंड में रखना है, इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या रखना है जी डोमेन का नाम? मैं लेट्स सपोज रख देता हूँ syscom.com। डोमेन का नाम मैंने रख दिया syscom. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि .com ही हो, .local भी हो सकता है, .test भी हो सकता है, लेकिन डॉट के साथ होना चाहिए। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ .com और मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये डॉट वाला आगे जो क्वेश्चन है तो किस चीज को जाएगा? डोमेन को। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास देखें सिलेक्ट फंक्शनल लेवल ऑफ द न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन। फिलहाल आप ऑन फेथ ले लें कि मैं इसका फंक्शन लेवल नीचे कर देता हूँ। इसका फंक्शन लेवल मैं रख देता हूँ 2008। ये फंक्शन लेवल आगे जाके हमने डिटेल में डिस्कस करनी, लेकिन फिलहाल मैं इसका फंक्शन लेवल कर देता हूँ 2008। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर मैंने इसका फंक्शन लेवल रख दिया 2012 R2, अगर मैं इसका फंक्शन लेवल रख देता हूँ 2012 R2, और आने वाले वक्त में मुझे कोई ऐसा सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर इस इन्वायरमेंट में लाना पड़ जाता है जो सर्वर 2012 हो, R2 ना हो, 2012 हो या 2008 R2 हो या 2008 हो, तो मैं उसको डोमेन एज अ डोमेन कंट्रोलर नहीं ला सकता, क्योंकि मेरा फंक्शनल लेवल क्या है 2012 R2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड DSRM पासवर्ड होता है। ये पासवर्ड बेसिकली तब यूज़ होता है अगर आपकी डायरेक्टरी क्रैश कर जाए, तो उसको रिकवर करने के लिए ये पासवर्ड यूज़ किया जाता है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ।
DNS ऑप्शन है, इसे फिलहाल छोड़ दें, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक नेट बायोस नेम जनरेट होगा। इस नेट बायोस नेम से क्या मुराद है, इस नेट बायोस नेम सिस्काम होगा। नेट बायोस नेम जो जनरेट होगा वो होगा सिस्काम। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पे नोटपैड में आता हूँ, मैंने किसी यूज़र ने किसी कंप्यूटर पे लॉगिन करना है, तो वो दो तरह से लॉगिन कर सकता है। मसलन वो लिखे syscom/administrator, या वो लिखता है administrator@syscom.com। अब ये ऊपर वाला जो तरीकाकार है, ये नेट बायोस के थ्रू आप लॉगिन कर रहे हैं, और ये जो नीचे वाला है ये यूपीएन के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं। यूपीएन स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम। इसे क्या कहते हैं जी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम। तो मैं इसको वापस नेक्स्ट करता हूं। अगले पोर्शन पे, अगले पेज के ऊपर बेसिकली यहां पे ये मुझसे कुछ पाथ मांग रहा है। वो पाथ क्या है, देखें, जब आपका डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होगा, आपकी बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी कन्फिगर होगी। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक डेटाबेस है। एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस है, तो डेफिनेटली डेटाबेस कहीं ना कहीं तो रखी जाएगी ना। तो ये वो पाथ बता रहा है जहां पे आपकी डेटाबेस रखी जाएगी। यानी कि सी के अंदर, विंडोज के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनेगा NTDS का, और उस फोल्डर के अंदर ये डेटाबेस रखी जाएगी, और उसी फोल्डर के अंदर उस डेटाबेस की लॉग फाइल्स भी होंगी। ठीक है, बेसिकली इस डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन के दौरान दो फोल्डर्स क्रिएट होंगे। एक फोल्डर क्रिएट होगा NTDS का, और एक फोल्डर क्रिएट होगा sysvol का। NTDS के फोल्डर के अंदर आपकी डेटाबेस फाइल रखी जाएगी। उस डेटाबेस फाइल का नाम होता है ntds.dat। डेटाबेस फाइल का नाम क्या है जी, ntds.dat। उस डेटाबेस फाइल का नाम है ntds.dat। दो फोल्डर क्रिएट होंगे, एक फोल्डर का नाम होगा NTDS, और उसके अंदर एक फाइल रखी जाएगी, डेटाबेस फाइल रखी जाएगी जिसका नाम है ntds.dat, और उसी फोल्डर के अंदर इस डेटाबेस की लॉग फाइल्स भी रखी जाएंगी। और एक दूसरा फोल्डर क्रिएट होगा जिसका नाम होगा sysvol। sysvol के फोल्डर के अंदर दो चीज़ें होंगी, आपकी डोमेन के अंदर जितने भी स्क्रिप्ट्स होंगे और आपकी डोमेन की जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो सारी sysvol के फोल्डर में पड़ी होंगी। मैं अगर अभी आता हूँ ना आपकी सी विंडोज़ के अंदर, तो यहाँ पे मैं S प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखें कोई sysvol का फोल्डर नजर आया, यही है ना S का पोर्शन। S के पोर्शन के अंदर आपको कोई, ये sysvol का फोल्डर है, sysvol का नहीं है। और अगर मैं N प्रेस करता हूँ, N नाम का कोई फोल्डर ही नहीं है जो N से शुरू होता हो। ठीक है, लेकिन आफ्टर डोमेन कंट्रोल प्रमोशन आप जब यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों फोल्डर क्रिएटेड होंगे। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। रिव्यू ऑप्शन है, यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपने अभी तक जो जो कॉन्फ़िगर किया है वो सारी ऑप्शंस ये हैं। उसके बाद प्री रिक्विजिट चेक है। प्री रिक्विजिट चेक ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। मसलन ये अभी इसने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट नहीं की, अभी इसने प्रमोशन स्टार्ट नहीं की है, ये उससे पहले ही प्री रिक्विजिट चेक करेगा कि कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है जो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। अगर मिसिंग होगी तो ये बता देगा यार ये चीज़ मिस है, पहले इसे ठीक कर लो। अदरवाइज क्या होता है कि अगर ये ऐसे इंस्टॉलेशन शुरू कर देता, अब डायरेक्टरी कन्फिगर हो रही है और बीच में जाके एरर आ गया, अब ना आगे के ना पीछे के। ठीक है, इसलिए ये एक चेक रखा गया यहाँ पे। अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो जी ये स्टार्टिंग, आपकी डोमेन कंट्रोल प्रमोशन स्टार्ट होगी। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम अपने इस क्लाइंट पे आ जाते हैं। इसको हमने इंस्टॉलेशन पे लगाया हुआ था, इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा, वेटिंग फॉर DNS इंस्टॉलेशन टू फिनिश। DNS का तो हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया। याद रखिएगा कि जब आप डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं ना,
तो डोमेन कंट्रोलर की प्रमोशन के साथ ही आपका डीएनएस भी इंस्टॉल हो जाता है। अब वो क्यों इंस्टॉल हो जाता है? वो इसलिए इंस्टॉल होता है कि देखें, यूज़र ने लॉगिन करना है और यूज़र ने लॉगिन के टाइम पे क्या लिखना है? अपना नाम @डोमेन नेम। अब कंप्यूटर को क्या पता हो कि डोमेन नेम क्या होता है? कंप्यूटर किसको समझता है? आईपी को। तो वहां से रिक्वेस्ट पहले डीएनएस के पास आएगी, वहां से आईपी रिजॉल्व होगा और फिर आगे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। क्लियर होती है बात? जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। लें जी, ये आपका सर्वर डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हो गया और उसके बाद ये रिस्टार्ट हुआ है। ये रिस्टार्ट हो के वापस आता है, तब तक हम अपने क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने बेसिकली इन दोनों को सेम नेटवर्क पे रखना चाह रहा हूँ। मैं इसकी सेटिंग में आके देख लेता हूँ। ये किस पे है जी? ये नेट पे। अब अगर ये नेट स्विच पे है तो मुझे उसको भी नेट स्विच पे ही रखना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करें, तो ये भी नेट पे। हाँ जी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बाहर के नेटवर्क के साथ भी जाए तो फिर ब्रिज पे रखना पड़ेगा। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये दोनों मशीन्स एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं। ये हमारा क्लाइंट आ जाता है तो इसके ऊपर हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। क्यों? अब हमारे पास देखें डोमेन बन गई है, हमने डोमेन कंट्रोलर बना लिया, यानी कि हमारे पास डोमेन बन गई है। अब हमने क्या करना है? हमने इस डोमेन में उन कंप्यूटर्स को लाना है जिन कंप्यूटर्स के ऊपर यूजर्स लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो जिस कंप्यूटर के ऊपर डोमेन के यूजर ने लॉगिन करना है ना, उस कंप्यूटर को पहले डोमेन ज्वाइन करवानी पड़ेगी। उस कंप्यूटर को पहले डोमेन ज्वाइन करवानी पड़ेगी। मैं आपको दो तरह से डोमेन ज्वाइनिंग करवाऊंगा, एक ऑनलाइन डोमेन ज्वाइनिंग और एक ऑफलाइन डोमेन ज्वाइनिंग। ठीक है, दो तरह से बेसिकली आप डोमेन, हाँ ऑनलाइन क्या दोनों क्लाइंट और डोमेन कंट्रोलर के दरमियान कम्युनिकेशन है, इसे हम कहेंगे ऑनलाइन डोमेन ज्वाइनिंग। और दूसरा सिनेरियो है कि क्लाइंट और डोमेन कंट्रोलर के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन कर सकता है। यहाँ ऑनलाइन डोमेन ज्वाइनिंग में तो सीधी सी बात है कि क्लाइंट डोमेन कंट्रोलर के पास आएगा, डोमेन कंट्रोलर उसे ज्वाइन करवा देगा। लेकिन ऑफलाइन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यार इन दोनों को ज़रा एक दफ़ा आने ही देते हैं ताकि ये रेडी हो जाए, फिर हम वीडियो को आगे चलाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास दोनों मशीन्स आ गई। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो चुका है। डोमेन कंट्रोलर अगर मैं अभी इसकी सी में आके देखता हूँ ना विंडोज़ के अंदर, तो आपको वो दो फोल्डर्स यहाँ पे मिलने चाहिए, एक NTDS का और NTDS के फोल्डर के अंदर यूज़र से लॉगिन किया इसने। फिर सी के अंदर विंडोज़ के फोल्डर के अंदर NTDS का फोल्डर और ये आपकी पड़ी हुई है NTDS.dit। ठीक है, इसी तरह अगर आप सिसवॉल को सर्च करें तो ये आपका सिसवॉल का फोल्डर है। क्लियर? तो मतलब अगर यहाँ पे ये NTDS और सिसवॉल का फोल्डर पड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी कन्फिगर हो गई हुई है। दूसरा तरीका एक और, अगर मैं लोकल सर्वर में आता हूँ तो यहाँ पे देखें पहले वर्क ग्रुप लिखा हुआ था, अभी डोमेन,
ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये तो आप किसी क्लाइंट पे भी जाके देखेंगे तो डोमेन यही आएगी। लेकिन अगर आपने ये देखना हो ना कि ये सर्वर आपका डोमेन कंट्रोलर है या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है या क्या है, तो उसके लिए आप CMD में आते हैं और CMD में आके आप लिखेंगे नेट अकाउंट्स। नेट अकाउंट्स रन करेंगे। ये देखिए कंप्यूटर रोल क्या है जी इसका, प्राइमरी। कंप्यूटर रोल क्या है, प्राइमरी। तो जो सर्वर आपका डोमेन कंट्रोलर होगा उसके कंप्यूटर रोल में लिखा होगा प्राइमरी, और अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होगा तो उसका लिखा होगा बैकअप, और अगर कोई मेंबर सर्वर होगा या वैसे सर्वर होगा तो उसका यहाँ पे लिखा होगा सर्वर। और अगर आप यही कमांड किसी क्लाइंट सिस्टम पे जाके रन करें ना, यहाँ पे आप करते हैं जी नेट अकाउंट्स, तो यहाँ पे लिखा आएगा वर्क स्टेशन। क्लाइंट के ऊपर क्या लिखा होता है, वर्क स्टेशन। तो अब हमारे पास डोमेन कंट्रोलर मौजूद है इस वक्त, और हमने एक कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करवानी है। डोमेन कंट्रोलर हमारे पास मौजूद है और हमने कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करवानी है। तो सबसे पहले तो इस कंप्यूटर की कम्युनिकेशन होनी चाहिए कहाँ तक, डोमेन कंट्रोलर तक। तो हमारे डोमेन कंट्रोलर का IP है 192.168.10.1, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके दिस PC पे राइट क्लिक करता हूं, चेंज सेटिंग पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां पे चेंज सेटिंग पे क्लिक करता हूं, चेंज, ये कहां पे है, वर्क ग्रुप में है। मैं इसे डोमेन पे लाता हूं। डोमेन का नाम क्या है जी, syscom.com, और मैं ओके करता हूं। अगर एक दफ़ा डोमेन में जाने हुआ उस सिस्टम, जी जी तो हम वर्क ग्रुप में ऑटोमेटिकली GUI के थ्रू कर सकते हैं वापस? जी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के क्रीडेंशियल्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के क्रीडेंशियल्स के बगैर। अगर मैं इस तरह डोमेन मेरे सिस्टम में ज्वाइन हुई है कंपनी में, जी, अगर जी। वर्क स्टेशन पे करूँगा तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ना आपको ये DNS देना ज़रूरी है। ये जो हमें एरर आया ना, ये भी DNS की वजह से एरर आया। यहाँ पे DNS देना ज़रूरी है, ठीक है। DNS कौन सा देंगे, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है। मैं दोबारा से ज़रा एक दफ़ा वेरीफाई करता हूँ इसको, 192.168.10.1, ओके जी। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये मुझसे एडमिनिस्ट्रेटर के क्रीडेंशियल्स मांग रहा है। मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के क्रीडेंशियल डालता हूँ जो मेरे डोमेन एडमिन के हैं, ठीक है। ओके करता हूँ। ये कौन सा मेथड है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ये ऑनलाइन है ना, देख कम्युनिकेशन के साथ हो रहा है ना, डोमेन कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन के साथ हो रहा है। ये क्या है जी, वेलकम टू द syscom.com डोमेन। वैसे आपकी ज़्यादातर जो डोमेन ज्वाइनिंग होती है ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन नहीं होती कहीं पे भी। लेकिन ऑफलाइन की जो कि एक ऑप्शन है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, करवानी पड़ सकती है कभी ना कभी। तो डोमेन ज्वाइनिंग के बाद आपके कंप्यूटर का रीस्टार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, वापस आएगा और ये डोमेन ज्वाइन कर चुका होगा। मुझे ये बताएं कंप्यूटर रीस्टार्ट कब मांगता है? मसलन किस तरह की मेजर चेंज? नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज करेंगे सिस्टम का अपना, तब वो सिस्टम रिस्टार्ट मस्ट। अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, सर या फिर हार्डवेयर में जो चेंजिंग होती है उस टाइम पर ये रिस्टार्ट होता है? नहीं, अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन तो होगी ना। तो कुछ सॉफ्टवेयर के केस में वो मांगता है रीस्टार्ट, कुछ सॉफ्टवेयर के केस में नहीं मांगता। किसको? नहीं, देखें हमें कंप्यूटर हमेशा रीस्टार्ट तब मांगता है जब आप कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंज करते हैं। कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब कोई चेंज करते हैं तो तब कंप्यूटर को रीस्टार्ट होना पड़ता है। या यूँ कह लें कि जब आप कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टीज़ या उसकी रजिस्ट्री की वैल्यूज़ कहीं पे कुछ चेंज होती हैं तो तब भी कंप्यूटर रीस्टार्ट मांगता है। अच्छा जी, मैं अभी वापस आता हूँ यहाँ पे अपने इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। मैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करता हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मेरी डोमेन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर हैं।
तो मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक कंसोल ओपन होगी जिसे हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यही है जी आपकी डोमेन syscom.com। ये आपके पास यहाँ पे एक कंप्यूटर्स का कंटेनर है, पीसी, उस सिस्टम का नाम क्या है, पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स डोमेन ज्वाइन करेंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट होती रहेगी, यहाँ पे उनके सिस्टम नेम्स के साथ, यहाँ पे आपके जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे वो यहाँ पे होंगे और आपके यूज़र एंड ग्रुप्स जितने भी होंगे वो यहाँ पे होंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है यहाँ पे अभी तक हमने कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया, आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर हमने कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट और यूज़र, ये 3 यूज़र यहाँ पे आ रहे हैं। ये पता है कौन से यूज़र्स हैं? ये वही यूज़र्स हैं जो इसकी डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन से पहले इसके लोकल यूज़र्स थे। अब अगर इसके मैं लोकल यूज़र्स में जाना चाहूँ ना, मैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करता हूँ और कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ जाता हूँ। कंप्यूटर मैनेजमेंट में पड़े होते हैं ना लोकल यूज़र्स। यहाँ पे एक फोल्डर था लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स का, वो अब नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जिस सर्वर को आप डोमेन कंट्रोलर बना देते हैं उसके लोकल यूज़र्स ख़त्म हो जाते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा कि डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लोकल यूज़र नहीं होता, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लोकल यूज़र नहीं होता। ले जी, ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर आ गया हुआ है, दिस वन। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अभी हमने यूज़र नहीं कोई क्रिएट किया, कहते हैं तो मैं एक यूज़र भी क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र को भी उधर डोमेन अपने डोमेन कंट्रोलर पे हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं और उस यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। आप उसी तरह से टूल्स पे क्लिक करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स भी आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें, न्यू यूज़र, या यहाँ पे यूज़र के कंटेनर पे राइट क्लिक करें, न्यू यूज़र, या यहाँ पे ऊपर एक सर वाला बंदा बैठा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। मैं यूज़र क्रिएट करना चाह रहा हूँ जी U1, नेक्स्ट। पासवर्ड इसका मैं एक दे देता हूँ और इस ऑप्शन को मैं अनचेक कर देता हूँ, नेक्स्ट और फिनिश। ये आपने एक यूज़र क्रिएट कर दिया। अभी यूज़र डोमेन कंट्रोलर पे क्रिएट हुआ है, ये लॉगिन कहाँ पे करेगा? आपके क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। मैं यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ इसे और U1 से लॉगिन करता हूँ। स्विच यूज़र, अदर यूज़र, क्या है जी यूज़र का नाम? U1 और पासवर्ड। देखिए इस यूज़र का इस कंप्यूटर के ऊपर पहला लॉगिन है, तो जब यूज़र किसी कंप्यूटर के ऊपर पहला लॉगिन करता है तो उस कंप्यूटर के अंदर उसका प्रोफाइल क्रिएट होता है। ये जो लिखा आ रहा है ना, प्रीपेयरिंग योर डेस्कटॉप, बेसिकली बैकएंड पे इस यूज़र का प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। आगे जाके हम देखेंगे प्रोफाइल क्या होता है। तो ये यूज़र हमने कहाँ पे क्रिएट किया? डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, यानी कि मैनेज हमने इस यूज़र को डोमेन कंट्रोलर से किया और लॉगिन कहाँ पे कर रहा है? आपके कंप्यूटर के ऊपर, क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, क्लियर होती है बात? नहीं, एनटीटीएस के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता, देखेंगे उसको। क्लियर होती है बात? तो यूज़र क्रिएशन ओके हुई, डोमेन ज्वाइनिंग भी ओके है। अब मैं ऑफलाइन डोमेन ज्वाइनिंग का बताता हूँ। ऑफलाइन डोमेन ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले तो मुझे जो है इस कंप्यूटर की कनेक्टिविटी ख़त्म करनी पड़ेगी। मैं लोकल यूज़र से लॉगिन करता हूँ। अगर आप किसी कंप्यूटर के लोकल यूज़र से लॉगिन करना चाहें तो कैसे करेंगे? कैसे? मैं स्विच यूज़र कर देता हूँ, अदर यूज़र पे आ जाता हूँ, बताएं। अब मैं इस कंप्यूटर के लोकल यूज़र से लॉगिन करना चाह रहा हूँ। U1 तो डोमेन का यूज़र है ना, लेकिन इस कंप्यूटर का तो लोकल यूज़र है ना, उससे लॉगिन करना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा उसका सिस्टम नेम, उसका इसका सिस्टम नेम है PC / इसके यूज़र का नाम है यूज़र। या अगर आपको सिस्टम नेम का नहीं पता कि सिस्टम नेम क्या है तो आप यहाँ पे आके लिखें ./, ये नीचे उसका सिस्टम नेम लिखा आ गया। क्लियर? आगे यूज़र नेम है यूज़र। अब इस कंप्यूटर ने चूंकि डोमेन ज्वाइन की हुई है, इसे ही मैंने दोबारा से ऑफलाइन डोमेन ज्वाइनिंग करवानी है,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसे ना डोमेन से हटा देता हूँ। चेंज सेटिंग, चेंज वर्क ग्रुप, ये कह रहा है आफ्टर यू लीव द डोमेन यू विल नीड, आपको एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ ठीक है मेरे पास। और फॉर टाइम बीइंग मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस कंप्यूटर का जो अडाप्टर है इसको डिसेबल कर देता हूँ। अडाप्टर डिसेबल करने से इसकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी। ये जी रीस्टार्ट होके वापस आएगा, तो तब तक ये डोमेन से हट चुका होगा और ऑफलाइन हो जाएगा। नज़र आ रहा है? अब इसके नीचे एक वो ब्लैक कलर का डिसेबल का निशान बन गया। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे CMD में आता हूँ। अगर मैंने ये देखना हो ना कि मैं इस वक्त लॉगिन किससे हूँ, तो उसके लिए कमांड होती है who am I, विदाउट स्पेसिस who am I। वो आपको बता देता है कि आप सिस्कॉम के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन, सिस्कॉम के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है। तो अगर आप किसी कंप्यूटर को ऑफलाइन डोमेन ज्वाइनिंग करवाना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपको एक फ़ाइल रेडी करनी पड़ती है पहले, जिस फाइल को आप उधर जाके अपने जो है ना आपका क्लाइंट कंप्यूटर, उस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर उस फाइल को लोड करेंगे तो वो डोमेन ज्वाइन कर लेगा। क्लियर होती है बात? मैं आपको सॉरी हाँ, वो आप डोमेन कंट्रोलर के ऊपर वो फाइल बनाएंगे। उसके लिए कमांड होती है, CMD में आए, CMD में आके लिखें djoin /provian /domain, अपने डोमेन का नाम, आपकी डोमेन का नाम है syscom.com। उसके बाद /machine, मशीन आपकी, मशीन का नाम क्या है? PC। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेव फाइल। कहाँ पे सेव करनी है जी? मैं ऐसे कहता हूँ जी, C के ऊपर तुम एक फ़ाइल सेव कर दो, उसका नाम रख दो djoinwin7.txt। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। ओह, ये कह रहा है कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। वो PC जो पहले वहाँ पे पड़ा हुआ है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं यही काम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी PC1 के लिए, ठीक है, उस कंप्यूटर को हम रीनेम कर देंगे, उसका नाम कर देंगे PC1। ठीक है जी, और मैं एंटर करता हूँ। कंप्यूटर प्रूविनिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं आता हूँ ना यहाँ पे अपनी C ड्राइव के अंदर, तो C ड्राइव के अंदर मुझे एक फाइल मिलेगी djoinwin7 के नाम से। इस फाइल को मुझे बेसिकली लेके जाना है कहाँ पे? अपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट तो शायद मैं इसे पेस्ट ना कर सकूँ, एंड ये हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर बेसिकली एक कमांड, जो कमांड रन करनी पड़ेगी, वो मैं आपको कमांड दिखा भी देता हूँ। ये djoin डोमेन, ये आप करेंगे रन किस पे? डोमेन कंट्रोलर पे। और जो क्लाइंट के ऊपर आपने कमांड रन करनी है, वो कमांड लिखी हुई है दिस वन। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे ले आता हूँ, और यहाँ पे एक नोटपैड फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। ये कमांड बेसिकली आपने रन करनी है। ठीक है, हमारे पास जो हमारी फाइल पड़ी हुई है djoin की, इसको मैं यहाँ से ना अपनी C के रूट के ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम रूट का जो उसके अंदर मैंने स्विच लगाया हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि वो आपकी C ड्राइव से इस फाइल को उठाएगा। ये आपकी फाइल आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं CMD में आता हूँ,
और यहाँ पे मुझे वो कमांड रन करनी। इस कमांड को मैं यहाँ पे ना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, वैसे लिखने की बजाय ना डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। कमांड क्या है, डी ज्वाइन रिक्वेस्ट ODJ / लोड फाइल। फाइल कौन सी लोड करे जी? हमारी फाइल का नाम क्या है, djoin win7.txt। क्लियर? मैं इसको करता हूं, लेकिन ये नहीं करेगा। उसकी रीज़न, इसका नाम PC है, हमें इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। और ये जो फाइल हमने रेडी की हुई है किसके लिए है, PC1 के लिए। हम सबसे पहले तो इसका नाम, इसको रीनेम करता हूँ मैं, चेंज सेटिंग चेंज और PC1। ये कंप्यूटर ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन नहीं है। इसका हमने नेटवर्क अडाप्टर बंद किया हुआ है। तो आज हमने ओवरऑल कितनी चीज़ें की हैं। हमने देखा डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन को देखा, पावर शेल इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, यूज़र क्रिएशन को देखा, डोमेन ज्वाइनिंग को देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह यूज़र की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि यूज़र की प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और यूज़र क्रिएट करते हुए आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ साथ। अभी आप जब यूज़र क्रिएट करेंगे ना, तो आप माइट भी पॉसिबल आपको यूज़र क्रिएट करते हुए एरर आ जाए। आपने बस करना ही है कि आपने जो भी यूज़र को पासवर्ड देना है उसका पासवर्ड आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। हाँ जी, मैं CMD में आता हूँ और इस कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। हमारी फाइल का नाम क्या है जी, djoin win7.txt। ठीक है जी, मैं इसको एंटर करता हूँ। ये कह रहा है जी, द ऑफलाइन डोमेन ज्वाइन रिक्वेस्ट फेल्ड टू लोड प्रूवियन डाटा फ्रॉम द फाइल djoin win7.txt। क्यों? djoin win7 नाम ठीक लिख रहे हैं ना हम। Why the offline domain join request failed? The system cannot find the file specified. Okay. इसका नाम चेंज हुआ है भला? नहीं, उसका इशू होता नहीं है। चलिए, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट मैं इसको देख लेता हूँ, इसमें क्या इशू आ रहा है इस फाइल में, इसको मैं फिर करवा दूंगा आपको। विंडोज़ पाथ, सिस्टम रूट,
लोड फाइल, रिक्वेस्ट ODG, कमांड तो ठीक है सारी। माइट भी पॉसिबल कि उस फाइल में कोई इशू है, क्योंकि वो जो ये कह रहा है ना हमें, द ऑफलाइन रिक्वेस्ट फेल्ड, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, फेल टू लोड प्रूवियन डाटा फ्रॉम फाइल djoin.win7txt, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ओके, एक मिनट, लें जी, असल में वो हमारा पार्ट ठीक नहीं था CMD का, ठीक है। द ऑफलाइन डोमेन रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ए रीबूट इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजेस टू बी अप्लाइड, ठीक है। अब क्या है, इसे मैं रीबूट करूंगा और ये डोमेन ज्वाइन कर चुका होगा। सर्वर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हाँ जी। ये अगर हमने करवाना है तो हर सिस्टम पे अलग अलग लगे। देखिए ऑफलाइन आप करवाते नहीं हैं, ये सिर्फ एक ऑप्शन है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो तो आप ऑनलाइन ही करवाते हैं। मसलन ये बेसिकली इसलिए है ना कि आपका कोई यूज़र फिलहाल कहीं कोई किसी दूसरे सिटी में है, ठीक है, और आपने उसे डोमेन ज्वाइन करवानी है, तो आप उसे ऑफलाइन फाइल भिजवा देते हैं, उसके बाद वो VPN से कनेक्ट होकर डायरेक्ट आपकी डोमेन के अंदर एज अ नॉर्मल कंप्यूटर वो बिहेव करना शुरू कर देता है, जैसे वो आपकी लैन के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है जी, ये था आपका डोमेन ज्वाइनिंग। तो बाकी इंशाल्लाह कल यूज़र प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आगे कुछ चीज़ें देखेंगे।